अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, today we will study the summer vacation work of biology of class 8. So I hope that you have the summer pack book, notebook and pencil. If you don't have any of the things, please collect it quickly. And now open your summer pack. But first we have to recite the dua of ilm. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habibullah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, increase my knowledge. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyullah wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. So inshallah, after this video lecture, my dear students, you will be able to understand that why kingdom Protista is difficult to classify, and what do you mean by biogenesis and abiogenesis, or you can say that the biogenesis or abiogenesis. And the third one is the write a note on binomial nomenclatures. So here our first question is why is kingdom Protista is difficult to classify. क्यों हमारे पास जो ट्री ऑफ लाइफ के अंदर बियोलॉजी के में जो किंगडम प्रोटिस्टा है, क्यों उसको क्लासिफाई करना मुश्किल है, या उसके ऑर्गेनिजम्स को दूसरे किंगडम्स में क्लासिफाई करना क्यों इतना डिफ़िकल्ट है। उसके लिए हमें सबसे पहले उनके मेंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझना होगा। अगर हम बज़ाहिर इसका आंसर लिखने बैठे हैं डिटेल में तो बहुत ही लंबा भी हो सकता है, लेकिन हम कुछ कैरेक्टर वाइज इस चीज़ को समझेंगे ताकि हम इसको समरी पॉइंट ऑफ व्यू में भी लिख सकें। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट प्रोटिस्ट आर डिफ़िकल्ट टू कैटेगराइज बिकॉज of the great diversity of the kingdom. These organisms vary in body form, nutrition and reproduction. They may be unicellular, colonial और multicellular. जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो मेंबर क्लासिफाई किए जाते हैं उनको हम प्रोटिस्ट का नाम देते हैं, और उनको कैटेगराइज करना इसलिए बेसिकली काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि उन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान काफ़ी डाइवर्सिटी है आपस में ही, और ये डाइवर्सिटी जो बेस है वो न्यूट्रिशन की, उनकी बॉडी फॉर्म की, उनकी सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन की बेसिस पर हैं। और उसमें कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिंगल सेल या यूनिसेलुलर हैं, कुछ कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर हैं। तो हम अगर बेसिकली तौर पे देखें तो इसका सिंपली आंसर ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसको कैटेगराइज करना इसीलिए खासा मुश्किल है। लेकिन ये वो हमारा किंगडम है माय डियर स्टूडेंट्स के इसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ या तो सबसे मिल रही होती है या किसी से भी नहीं मिल रही होती। हम अगर दूसरे किंगडम्स की बात करें, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, तो उनके अंदर जो है वो फाइलम वाइज, क्लासेस वाइज चीज़ें कॉमन हैं, तो इसलिए वो उनको उस हिसाब से उसके अंदर डिवाइड किया गया है। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा के साथ इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। अब इसका अगर हम सेकंड पॉइंट पढ़ें वही है द प्रोटिस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ थ्री मेन कैटेगरीज: एनिमल लाइक, प्लांट लाइक एंड फंगस लाइक प्रोटिस्ट। एज यूकैरियोट्स, protists can have many different organelles including a nucleus, mitochondria, contractile vacuoles, food vacuoles, eye spot, plastids, bacillus and flagella. अब जो हमारे पास प्रोटिस्ट हैं वो खुद तीन मेन कैटेगरीज के अंदर हमारे पास डिवाइड होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट जो है वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, कुछ प्लांट लाइक है, कुछ फंगस लाइक वो है प्रोटिस्ट। मतलब दे आर नॉट वो एनिमल लाइक हैं
यानी कि उनका बिहेवियर और उनकी कुछ चीज़ें जो हैं वो एनिमल्स से मैच करती हैं, लेकिन सब चीज़ें मैच नहीं करती, इसलिए उन्हें किंगडम एनिमिलिया में नहीं रखा गया। इसी तरह जो प्लांट लाइक हैं उनकी कई प्रॉपर्टीज या कई उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो प्लांट से मैच करते हैं, तो इसलिए उनको कई मैच करते हैं और कई मैच नहीं करते, तो इसलिए उनको इसके अंदर क्लासीफाई नहीं किए गए। और इसी तरह फंगस लाइक हमारे पास कुछ इस तरह के प्रोटिस्ट हैं जो जिनकी कई कैटेगरीज या कई कैरेक्टर जो हैं वो फंगस से तो मैच आउट करते हैं, लेकिन कहीं से मैच आउट नहीं करते, तो इसलिए इनको क्लासिफाई करना कुछ ऑर्गेनिजम्स को काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और एज ए यूकैरियोट उनके अंदर ऑलमोस्ट वो सारे ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जो ख़ास किंगडम्स में मौजूद हैं और कुछ में नहीं हैं, लेकिन इनमें वो सारे ऑलमोस्ट ऑर्गेनल्स मौजूद है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स वगैरह, ये सब उनके अंदर मौजूद हैं। द न्यूक्लिया ऑफ प्रोटिस्ट कंटेन chromosome with DNA associated with proteins, and they are capable of sexual as well as asexual reproduction, meiosis and mitosis. Protists can be free living or they may be live symbiotically with another organism. ये भी इनकी एक प्रॉपर्टीज़ में शामिल है कि इनके अंदर क्रोमोसोम और डीएनए वगैरह और प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो बिल्कुल सेम है, तो उसमें इनकी कई चीज़ें सेम है, जैसे कि इसमें हमारे सेक्शुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह, मियोसिस और माइटोसिस भी, ये सब चीज़ें इसके अंदर सेम हैं। और इसके अलावा जो प्रोटिस्ट हैं हमारे पास वो फ्री लिविंग भी हैं, और कई इसमें ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिम्बियोटिकली तौर पर भी क्रिएशन में एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो ये भी प्रॉपर्टी जो है वो इन प्रोटिस्ट में पाई जाती है। अब दिस सिम्बियोसिस कैन बी म्यूचुअलिस्टिक और माइट बी पैरासिटिक, मतलब इनके अंदर कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो इनको वो म्यूचुअलिस्टिक भी बनाती हैं और पैरासिटिक भी बनाती हैं, यानी कि वो कई दफ़ा अपने ऑर्गेनिज्म के साथ बेनिफिशियरी तौर पर एक हो जाते हैं और कई दफ़ा उनको खुद इन्फेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये इनके अंदर हर तरह की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। जबकि अगर हम दूसरे किंगडम्स में देखें या दूसरे ख़ास स्पीशीज़ या दूसरे ख़ास जनर को देखें, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि या तो वो पैरासाइट्स होते हैं या तो वो म्यूचुअलिस्टिक बनाते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा है कि ये कभी कभी उन्हीं के साथ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन भी बना लेते हैं और कभी कभी पैरासिटिक भी बना लेते हैं। तो इन शॉर्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अब इनको क्लासीफाई करना खासा मुश्किल है। मैनी प्रोटिस्ट आर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिशियल टू मैनकाइंड while others cause fatal diseases. Protists make up the majority of plankton in aquatic system, whereas they serve as the base of the food chain. ऐसा नहीं है कि अगर हमने इनको क्लासिफाई नहीं कर पाए तो ये इस नेचर में काम के लिए या किसी काम के नहीं है। अल्लाह ताला का बता रहा है यहाँ पे हर चीज़ जो है, हर जानदार किसी न किसी काम के लिए मखसूस फरमाया है। तो ये जो है एक्वेटिक सिस्टम यानी कि समंदर और पानी वगैरह में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और हमारी फूड सिग्नेचर का नहायत ही अहम रोल है, और कई इसमें हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। इन शॉर्ट, हम अगर किंगडम प्रोटिस्टा को बहुत सिंपली वर्ड्स में समझें कि ये क्या है, तो इसको आप ऐसा समझिए कि जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म आता है तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम हर किंगडम के बेसिक प्रॉपर्टीज से मैच करवा के देखते हैं कि आया ये किस में फिट हो सकता है, ताकि हम इसको स्टडी कर सकें। जो चीज़ जिस किंगडम में भी क्लासीफाई नहीं हो पाती उसको हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख देते हैं। तो ये एक तरह का एक टेम्प्रेरी किंगडम या एक टेम्प्रेरी होम कहलाता है उन ऑर्गेनिजम्स के लिए, कि जब उन पे मुकम्मल स्टडी करने के बाद हम इस चीज़ में मेक श्योर हो जाते हैं कि हाँ अब ये इस किंगडम का है, तब हम उसको उसके अंदर एड आउट कर देते हैं। तो ये आपके पास जो किंगडम प्रोटिस्टा, ये एक तरह का टेम्प्रेरी किंगडम है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे किंगडम में क्लासीफाई नहीं हो पाता तो वो हम उसको इसमें क्लासीफाई कर देते हैं। तो आई होप आपको इस पॉइंट 1 से ही इसका आंसर मिल गया होगा, जो ये बाकी पॉइंट थे ये आपको समझाने के लिए थे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोजेनेसिस एंड एबायोजेनेसिस? Biogenesis is the production of new living organisms. Conceptually, biogenesis is
primarily attributed by Louis Pasteur, and encompasses the belief that complex living organisms came only from other living things by means of reproduction. Whereas abiogenesis क्या है? It is one of the modern evolutionary theories on how life is originated. It is used to refer to the new descriptive hypothesis of spontaneous regeneration. It was once believed that complex living organisms such as mice, maggots could arise spontaneously from non-living matter. अब अभी हमने यहाँ पे दोनों की डेफिनेशंस को पढ़ा, दोनों के कॉन्सेप्ट को पढ़ा. अब इसको ज़रा बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं कि बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस क्या है. जब साइंस का ओरिजिन स्टार्ट हुआ, जब इजिप्शियन और ग्रीक साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक पे स्टडी करनी शुरू की, तो उस वक्त एक हाइपोथेसिस, एक तरह की ऑब्जर्वेशन थी कि ये समझा जाता था कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो पैदा होते हैं नॉन लिविंग मैटर से. क्योंकि उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि कहीं भी कोई ऐसा डेड मैटर पड़ा हुआ है, यानी कि अगर कहीं पे सड़ा हुआ गोश्त वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं और वहाँ पे कुछ इस तरह की मैगेट्स या इस तरह की छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं वो थोड़ी देर बाद वहाँ पर पैदा हो जाते हैं. तो उनको ये देखकर ये कॉन्सेप्ट पहले समझ में आता था कि क्या पता इसी डेड मैटर से या इसी मीट के पार्ट से इवॉल्व होकर या एक प्रोसेस से गुजरने के बाद ये नॉन लिविंग मैटर जो है ये इसमें से लाइफ की स्टार्टअप हुई है, लाइफ ओरिजिनेट हुई. तो पहले ये कॉन्सेप्ट समझा जाता था कि कहीं भी अगर तो ये कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स थे कि ये चीज़ समझी जाती थी कि नॉन लिविंग मैटर से या कोई भी डेड मैटर से जो है वो लाइफ का ओरिजिन होता है या वहाँ से कोई ज़िंदगी स्टार्ट होती है. तो ये चीज़ें सिर्फ ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस पे थी. लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ती चली गई, लोगों ने चीज़ों पर तहकीक करना स्टार्ट किया, तब एक साइंटिस्ट लुईस पैस्चर ने इस कॉन्सेप्ट को दूर किया और कहा कि नॉन लिविंग मैटर से कभी भी लिविंग मैटर जो है वो ओरिजिनेट नहीं होता, बल्कि एक लिविंग सेल से ही दूसरा लिविंग सेल बनता है बाय मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन के. तो इन दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को जो है वो बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस का नाम दिया. ये जो बायोजेनेसिस है, इसमें ए का मतलब ये है कि यहाँ पे लाइफ का एब्सेंट होना. एब्सेंट जो बियोलॉजी में किसी भी अगर टर्मिनोलॉजी से पहले ए लगा हुआ तो वो एब्सेंट को डिनोट करता है. इसको और बेहतर समझने के लिए इसको सिंपली आप इस तरह डिफरेंसेस से समझ सकते हैं कि बायोजेनेसिस कहता है इट एक्सप्लेन्स दैट लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जबकि ए बायोजेनेसिस कहता है इट एक्सप्लेन द लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर. तो जो बेसिक डिफरेंस था वो यही था कि बायोजेनेसिस का जो न्यू कॉन्सेप्ट है उसमें ये था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि जो सेल पहले से मौजूद होगा उसी में से जो है वो दूसरा सेल आएगा. जबकि ए बायोजेनेसिस ये बात कहती थी कि लिविंग या इनऑर्गेनिक मैटर से जो है वो आपकी लाइफ ओरिजिनेट होती है. बायोजेनेसिस पे जो मेनली काम किया उन साइंटिस्ट का जो नाम था वो थियोडोरस क्वांड, रोडोल्फ फिरको, मैथियस स्केल्जिन था. जबकि ए बायोजेनेसिस में जो ग्रीक साइंटिस्ट शामिल थे उनका नाम ओपेरियन, मिलर और ओरी था. बायोजेनेसिस की जितनी भी ये थ्योरीज थी ये प्रैक्टिकल एविडेंसेस पे थी, तो इसलिए इसको एक्सेप्ट किया गया और इसको बाद में साबित भी किया गया. जबकि जो ए बायोजेनेसिस की जो थ्योरी थी वो ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड थी. अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है राइट नोट ऑन बायनोमियल नॉमेनक्लेचर. तो पहले इसको समझते हैं ये क्या है. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर इज अ फॉर्मल नेमिंग सिस्टम फॉर लिविंग थिंग दैट ऑल साइंटिस्ट यूज. It gives every species two-part scientific name. The first part of a scientific name is called a genus. A genus is typically the name of a small group of closely related organisms. The second part of the scientific name is the specific epithet. It is used to identify a particular species as a separate from others belonging to the same genus. Together, the genus plus the specific epithet
is the full scientific name of an organism. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसी भी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के अंदर कोई भी बाय, यहाँ जो बाय है नो का मतलब कि टू नेम्स का नॉमेनक्लेचर। तो जब भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक लैंग्वेज में जो है वो बिनोमिकल नेम से कॉल आउट किया जाता है। ये जो दो नाम है ये इनकी भी अपनी एक रूल्स हैं कि जो हमेशा पहला नाम होगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो उसकी जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकंड नाम होगा वो उसकी स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा। इसको आप सिंपली स्पीशीज़ का नाम भी कह सकते हैं कि फर्स्ट नेम होगा जीनस का और सेकंड होगा स्पीशीज़ का। तो जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म को कॉल आउट करते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो आप उसको उसकी बिनोमियल नेम से ही कॉल आउट करते हैं। जैसे एग्जांपल है मैं आपको दूँ तो ट्राइट्रिकम एस्टिवम। अब ट्राइटिकम एस्टिवम जो है इसका फर्स्ट नेम है ट्राइटिकम, यानी कि उसका जीनस है, और स्पीशीज उसकी एस्टिवम है। तो ये साइंटिफिक लैंग्वेज में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस तरह कॉल आउट करते हैं। और अब ये ट्राइटिकम एस्टिवम नाम किसका है, तो जो कॉमन नेम में इसको हम वीड या गंदुम का नाम देते हैं। तो जो गंदुम का जो प्लांट है, ये पौधा है, उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ट्राइटिकम एस्टिवम का नाम देते हैं। और ये स्पीशीज़ जो है ये चेंज होती रहती है, लेकिन आमतौर पर जीनस चेंज नहीं होता। ये हम इसको ब्रीफली तौर पे भी डिस्कस कर चुके हैं जीनस और स्पीशीज़ में। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये समर पैक सॉल्व करने में अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप इस पर ईजिली तौर पे नोट भी लिख भी सकते हैं, और इसको आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आए होंगे। In the end, my dear student, I hope that everything I've taught in this lesson is very clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakallahu khair.